बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 12th एफएससी पार्ट 2 आईसीएस पार्ट 2 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक ख़ास टॉपिक लेकर आई हूँ और वो है ओम्स लॉ। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन तो है अपने क्लास 10th के नॉलेज के की बदौलत, तो उसको हम थोड़ा सा रिवाइज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या है, इसको जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमने अब तक जो पढ़ा उसके मुताबिक ये था कि अगर हम कोई कंडक्टर लें, कोई कंडक्टर मेटालिक कंडक्टर, और उसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दें तो करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है ना। तो यानी कि अगर मैं जैसे कोई कंडक्टर ले लूँ कि हमने सम मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, कोई मेटल लिया, तो उसको जब हमने किसी सेल से कनेक्ट कर दिया तो हमें पता है कि उसमें ये पॉजिटिव टू नेगेटिव एक्सटर्नल टू द सर्किट एक कन्वेंशनल करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ आ गई, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन ये करंट कितना फ़्लो करता है एक पर्टिकुलर मेटालिक कंडक्टर में, इसके बारे में हमने अब जानना है, और ये हमें कौन बताएगा? ये हमें ओम्स लॉ बताएगा। ठीक है, अब देयर वॉज अ जर्मन फिज़िसिस्ट साइमन ओम, ठीक है, जिन्होंने ये साइमन ओम वॉज द फिज़िसिस्ट जिन्होंने ये लॉ बनाया। एक्चुअली ही डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन वेरियस मेटालिक कंडक्टर्स। बहुत सारे मेटालिक कंडक्टर्स पे जब एक्सपेरिमेंट किया तो ही केम टू अ कंक्लूजन, और उन्होंने ये बताया कि करंट जो है, जो जितना उन्होंने ये मालूम किया एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए कि जितना हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं उतना ही करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ता जाता है। तो दैट मीन्स कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस दैट कंडक्टर। ठीक है, इसके साथ एक कंस्ट्रेंट भी थी, और वो ये थी कि जो कंडक्टर है, अगर हम उसके अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसकी इस तरह जो करने से क्या होना चाहिए कि उसकी जो फिज़िकल स्टेट है दैट शुड नॉट चेंज। फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर शुड नॉट इंक्रीज, ठीक है, या चेंज नहीं होना चाहिए। तो दैट इज़ द फिज़िकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर शुड नॉट बी चेंजिंग। तो यही ओम्स लॉ की स्टेटमेंट भी है कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड देयर इज़ नो चेंज इन द फिज़िकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर टेकिंग प्लेस लाइक दैट ऑफ टेम्परेचर चेंजिंग। ठीक है ना, तो ये हो गया ओम्स लॉ। अब इसको अगर मैं यहाँ पर I इज़ इक्वल टू करूँ, आप सबको पता है कि इस इनइक्वालिटी को, ये प्रोपोर्शनैलिटी है, बल्कि इसको अगर मैंने इक्वल टू में बदलना है तो आई विल हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट हियर। ठीक है, और ये इक्वेशन बन जाती है I इज़ इक्वल टू, आई वुड से रादर G ले लेती हूँ, ठीक है, वोल्टेज। अब ये G क्या है? इट इज़ कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज़ कॉल्ड एज द कंडक्टेंस। क्या नाम है इसका? कंडक्टेंस। एंड दिस G इज़ एक्चुअली इक्वल टू I ओवर V। ठीक है, ये इस फॉर्मूले से ही हमें पता भी लग रहा है कि कंडक्टेंस यानी कि इट इज़ द यू कैन से कि हाउ मच करंट इज़ गोइंग टू फ्लो थ्रू दैट कंडक्टर व्हेन दिस मच पोटेंशियल डिफरेंस इज़ अप्लाइड अक्रॉस इट। ठीक है ना, तो कितनी कंडक्टिविटी है उस मेटालिक कंडक्टर की, कितना उसमें कंडक्शन हो रही है करंट की, कितना करंट वुड बी फ्लोइंग, तो दैट इज़ दिस कंडक्टेंस। ठीक है, एंड इट इज़ फाउंड बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ I टू V या करंट टू वोल्टेज। तो अब अगर हम देखें, अगर हम I और V ऐसे किसी कंडक्टर का अगर हम स्टडी करें, उसका I V कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अगर हम ये स्टडी करें कि अगर हम वोल्टेज चेंज करते जाते हैं तो I में जो बिहेवियर, I का जो बिहेवियर होता है, अगर हम उसको प्लॉट करें किसी ग्राफ में, तो हम इसको इस तरह से प्लॉट करते हैं कि वाई एक्सिस में हम I प्लॉट करते हैं और एक्स एक्सिस में हम V प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो हियर यू सी, हमने ये अपनी क्लास 9th में भी पढ़ा था कि ग्राफ क्या है, जिसमें हम एक्स एक्सिस में वो वेरिएबल रखते हैं विच इज़ इंडिपेंडेंट, ठीक है, जबकि वाई एक्सिस में द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ बीइंग केप्ट। तो यहाँ इंडिपेंडेंट ये है कि वोल्टेज हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर रहे हैं, यानी कि ये हमने खुद चेंज करना है, और उसके मुताबिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर वुड गो ऑन चेंजिंग।
तो जब ये हम आई वी कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं किसी मेटल की, कंडक्टर की, तो हम ये पाते हैं कि जैसे जैसे वी बढ़ता है बिल्कुल उसी रेशियो से आई बढ़ता है। और अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स प्लॉट करें कि इस पॉइंट पर ये इतना वोल्टेज हो गया तो कितना करंट आया, तो ये हमें अगर डिफरेंट पॉइंट्स पर हम मालूम करें कि इतने वी पे और इतने वी पे और इतने वी पे कितना करंट है, तो ये इट कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फॉर अ मेटालिक कंडक्टर। तो ये हमें बता रहा है कि आई वी जो रिलेशनशिप है आपस में, इट इज़ लीनियर रिलेशनशिप, और जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी रेशियो से करंट भी बढ़ेगा इन मेटल कंडक्टर्स, ठीक है। तो अब अगर हम इसका स्लोप ले लें, स्लोप यानी कि कितना ये इसकी जो कहना चाहिए डिपेंडेंस है, तो स्लोप क्या होती है? स्लोप इज़ एक्चुअली द डेल वाई, द फॉर्मूला फॉर स्लोप इज़ डेल वाई ओवर डेल एक्स, ठीक है। वाई यानी कि वाई एक्सिस में क्या प्लॉट हुआ हुआ है डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस में क्या प्लॉट हुआ हुआ है, तो ये हमें क्या क्वांटिटी देता है? दिस स्लोप वी कॉल इट एज कंडक्टेंस, ठीक है। अब अगर हम इसको वी आई कर लें, ठीक है ना, ये जो जी इज इक्वल टू आई वी है, अगर हम इसको रिवर्स कर लें या हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या इफ़ वी चेंज इट, तो ये बन जाएगा वी ओवर आई इज़ इक्वल के, इसको मैं इसी तरह लिख लूँ जैसे ये लिखा हुआ है। अगर मैं इसको रिवर्स कर लूँ तो आई विल हैव टू रिवर्स दिस ऑल्सो, इसका, ठीक है। और ये जो कंडक्टेंस का जो रिवर्स है इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो ये हमें इक्वेशन यहाँ पे मिल रही है v ओवर आई इज़ इक्वल टू आर, और इससे हमें ये इक्वेशन मिल रही है v इज़ इक्वल टू आई आर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ओम्स लॉ जो है ज़्यादातर इस फॉर्म में हमें मिलता है। दिस इज़ द ओम्स लॉ जिसको हम कहते हैं v इज़ इक्वल टू आई आर, ठीक है ना, ये हमारे पास। एंड हियर आर इज़ द रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस क्या है? ये कंडक्टेंस की जस्ट रिवर्स, यानी कि कंडक्टेंस हमें बता रहा है कि कितना करंट जो है इज़ गोइंग टू फ्लो थ्रू द कंडक्टर। अब आर जो है रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्या है? द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू दैट कंडक्टर। कितना अपोजिशन है, कितना अपोजिशन, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को अगर हम देखें तो इस फॉर्मूले से हमें मिल रहा है इट इज़ वी ओवर आई, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ द अपोजिशन ऑफ द दैट सब्सटेंस, दैट मेटालिक कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, ठीक है ना। और हम इसको अगर मेजर करना चाहें तो ये देखें, वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं, करंट को हम एम्पियर्स में मेजर करते हैं। तो ये वोल्ट पर एम्पियर जो है, रेजिस्टेंस की अगर हम यूनिट देखें तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या आ जाएगी? वोल्ट्स पर एम्पियर। लेकिन ये रेजिस्टेंस किसने फाइंड आउट किया था? ओम वॉज दैट साइंटिस्ट, तो उन्होंने अपने नाम के मुताबिक यूनिट दे दी। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ओम इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू वोल्ट्स पर एम्पियर। यानी कि ओम को मैं अगर लिखूँ इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, दिस फार्मूला कैन बी रिटन एज वोल्ट्स पर एम्पियर। तो आप अगर रेजिस्टेंस की यूनिट वोल्ट पर एम्पियर भी लिखेंगे तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन जो ज़्यादा यूनिट चलती है वो ओम है, ठीक है। अच्छा, तो इस ओम के बेसिस पर अगर हम देखें तो इस जी की यूनिट क्या बनेगी? देखें, आर इज़ वी बाई आई, जबकि जी इज़ आई बाई वी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको भी, इसकी भी यूनिट्स लें तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? जस्ट इसकी रिवर्स, दैट इज़ एम एच ओ, मो भी बोलते हैं आप। एक और यूनिट यूज़ होती है कि ओम टू द पावर -1 कर लें, क्योंकि जी इज़ एक्चुअली 1 ओवर आर, ये हमने पढ़ा है ना, आर इज़ 1 ओवर जी या जी इज़ 1 ओवर आर, रेसिप्रोकल है। तो ओम रेस्ट पर -1 कह लें, या एक और यूनिट यूज़ होती है वो है साइमन, ठीक है। सो दीज आर द यूनिट्स फॉर द कंडक्टेंस। जबकि ओम की जो ओम है, इट इज़ द यूनिट फॉर रेजिस्टेंस। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि डिफ़ाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज़ 1 ओम, तो 1 ओम को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? हम ये सारी क्वांटिटीज़ के आगे, ये जो वोल्ट्स और जो एम्पियर्स हैं, इनके आगे हम 1 वोल्ट और 1 एम्पियर लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने 1 ओम डिफ़ाइन करना है। तो 1 ओम क्या होगा? इट इज़ दैट रेजिस्टेंस व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज़ अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एंड करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। तो उस वक्त जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर के अंदर, वो कितनी रेजिस्टेंस हो रही होगी? वो 1 ओम हो रही होगी। तो सो वी हैव डिफाइंड हियर द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एज वेल, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके आगे हम आते हैं, ये हमने पढ़ लिया
तो हमें पता चल गया कि ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। तो वो कैसे है, और यहाँ V इज इक्वल टू आई आर है, और दिस ग्राफ गिव्स अस अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I फॉर मेटल्स, ठीक है। और द यूनिट फॉर रेजिस्टेंस इज़ ओम्स, और डेफिनेशन ऑफ 1 ओम भी हमने पढ़ ली। अब हम आते हैं कि ये जो ओम्स लॉ के बेसिस पर there are substances which are being classified into different categories, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज में उनको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो there are 2 categories. One category of materials are called as ohmic substances, ठीक है। substances are classified, या objects या materials are classified into 2 categories. One is ohmic substance and another is non-ohmic substance, ठीक है। अब इसमें से you see कि ohmic substance as the name is suggesting, नाम बता रहा है कि वो substances जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हों, V इज़ इक्वल टू आई आर, दिस इज़ द ओम्स लॉ, ठीक है। वो सब्सटेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन ओमिक सब्सटेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है, ओम्स लॉ को फॉलो करने वाले सब्सटेंसेस कौन से होंगे कि अगर उनके क्रॉस हम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दें तो करंट के साथ जो करंट इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, इट विल बी हैविंग अ लीनियर रिलेशनशिप, और आपको इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा, और इसको हम कहते हैं IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ओमिक सब्सटेंस, ठीक है। तो ये जो हमने ओम्स लॉ को अभी पढ़ा, तो ये एक्चुअली हमने ओमिक सब्सटेंस का पढ़ा, ठीक है, ओमिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ा। यानी कि इसके एग्जांपल्स में क्या आएगा, all metals are the ohmic substances, ठीक है। all metals they follow this Ohm's law and they are ohmic substance, linear relationship मिलती है। अब यही हम देखें, अब हम आते हैं नॉन ओमिक सब्सटेंसेस में। नॉन ओमिक सब्सटेंसेस मतलब कि जिनमें ये लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर किस तरह की रिलेशनशिप है, तो इट इज़ फाउंड, यानी कि डेफिनेशन तो हमें पता चल गई है कि दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। तो अब अगर हम नॉन ओमिक सब्सटेंसेस के ग्राफ्स लें तो वो आपको 2 तरह के मिलेंगे। एक ग्राफ ऐसा होता है कि I और V अगर हमने लिया तो कुछ अरसे तक तो इनकी आपस में लीनियर रिलेशनशिप होगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि ये जो ग्राफ है इट विल डेविएट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ। यहाँ से डेविएट होकर आपको ये इस तरह की, बल्कि ये ग्राफ होना चाहिए और ये हमें डॉटेड होना चाहिए। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक वी विल बी गेटिंग फॉर अ नॉन ओमिक सब्सटेंस। तो ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये बता रही है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू तक V एंड I आर लीनियर रिलेटेड जैसे इसमें है, लेकिन इफ़ वी कंटिन्यू ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट हैपन्स कि करंट जो है वो फिर क्या हो रहा है, इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग, इंस्टेड इसकी जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट था वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि करंट कम हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर इज़ इंक्रीजिंग आफ्टर दिस वोल्टेज इन दैट कंडक्टर, ठीक है। तो वो जो कंडक्टर है इट वुड बी कॉल्ड एज नॉन ओमिक, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक फॉर एन विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ओमिक सब्सटेंस से डिविएट कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको फिर इस बिना पर क्या कहेंगे, नॉन ओमिक सब्सटेंस कहेंगे। तो ये ऐसे कौन से सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि फिलामेंट, इसकी एग्जांपल में आ जाएगा फिलामेंट ऑफ अ बल्ब। फिलामेंट ऑफ अ बल्ब जो पहले के बल्ब, अब तो खैर दूसरे काइंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बल्ब्स आर यूज्ड, बट आपने देखे होंगे पुराने बल्ब्स जो हैं उनमें फिलामेंट यूज़ होता था, एक बारीक एलिमेंट यूज़ होता था मेटालिक टाइप का। तो उसमें जो फिलामेंट यूज़ होता है वो क्या कौन सा मेटल यूज़ होता है, इट इज़ कॉल्ड एज टंगस्टन। तो टंगस्टन इज़ दैट एलिमेंट, दैट सब्सटेंस विच इज़ नॉन ओमिक। और अगर हम उस टंगस्टन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो हम पाएंगे कि अगर हम उसको बढ़ाते जाते हैं तो करंट भी इंक्रीज़ करता जाता है फॉर अ सर्टेन वैल्यू, लेकिन उसके बाद जो है क्या होता है कि वो सब्सटेंस के अंदर इतनी ज़्यादा, यानी कि वोल्टेज सप्लाई से क्या हो रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन वन डायरेक्शन, लेकिन उनकी मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा होता है कि जो कोलिजन बिटवीन द एटम्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग प्लेस, जिसकी वजह से the kinetic energy of the electrons are being shifted to those atoms, and due to which the temperature of the system starts increasing.
ठीक है। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज, द विगरस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, द सब्सटेंस बिकम्स हीटेड अप, वो हॉट होने लगता है, और उसकी वजह जब हीटेड अप हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक है। और तो फिर वो जो हमने ओम्स लॉ की एक कंस्ट्रेंट पढ़ी थी कि ये लीनियर रिलेशनशिप रहे जब तक कि उसमें कोई, उस कंडक्टर में कोई फिज़िकल स्टेट उसकी चेंज ना हो रही हो, यानी कि टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो, तब ये ओम्स लॉ में ये लीनियर रिलेशनशिप होती है। अब यहाँ पर यू सी के फिज़िकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज़ चेंजिंग, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई की वजह से द सब्सटेंस इज़ गेटिंग हीटेड अप, और उसके अंदर जो एटॉमिक वाइब्रेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो जिसकी वजह से रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट इंक्रीजेस, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, या जो आपके चार्जेस विच आर मूविंग इन वन डायरेक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग द करंट, उनके लिए करंट का फ्लो बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें they start facing the vibration, vigorous vibrations of the atoms, ठीक है। तो उसकी वजह से उनका करंट का जो रेट ऑफ फ्लो है वो डिक्रीज़ होने लगता है। तो यहाँ पे फिज़िकल स्टेट भी चेंज हो गई, और इस वजह से ये लीनियर रिलेशनशिप से भी डिवाइड हो गए। तो हमने कहा कि ये नॉन ओमिक सब्सटेंस है। एक और तरह के नॉन ओमिक सब्सटेंस होते हैं, उनको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। सेमी कंडक्टर्स ये दूसरी एग्जाम्पल है, कह लें सेमी कंडक्टर्स। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। ये फिलामेंट या टंगस्टन जो है दैट इज़ वन एग्जांपल, एंड सेमी कंडक्टर्स आर अनदर एग्जांपल। उनका अगर हम ग्राफ लें तो सेमी कंडक्टर्स का ग्राफ ऐसा है कि अगर हम इनकी ग्राफ से मतलब IV कैरेक्टरिस्टिक लूँ, ठीक है, तो ये इस तरह से बनाना होता है, बल्कि यहाँ पे बना देती हूँ मैं इसको, ठीक है। सेमी कंडक्टर्स का जो ग्राफ है इट इज़ लाइक दिस। इनकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से है कि ये I है, ये V है। तो उसमें क्या है कि ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का, यानी कि लीनियर रिलेशनशिप तो है ही नहीं, बहुत ग्रेजुअल इंक्रीज़ है विद द इंक्रीज़ ऑफ वोल्टेज, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से आप V बढ़ा रहे हैं और करंट की ग्रेजुअल इंक्रीज़ है, और एक पॉइंट पे आके जब V बढ़ता है तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और दूसरी तरफ क्या है कि इसमें एक रिवर्स करंट भी फ्लो करता है, वो कुछ इस तरह का ग्राफ देता है आपको V और I में। ये इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलती है। तो ये इससे तो मैच नहीं ना कर रही, दैट मीन्स कि इट इज़ ऑल्सो दिस सेमी कंडक्टर डिवाइसेस आर ऑल्सो नॉन ओमिक टाइप, ठीक है ना। तो हमें अब सब्सटेंसेस की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ भी पता लग गई, और हमें ये पता चल गया कि ओम्स लॉ में जो IV कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर ऑफ दिस टाइप, और अगर नॉन ओमिक सब्सटेंस हैं तो वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू टाइप्स, वन फॉर फिलामेंट, ठीक है, एंड अनदर फॉर सेमी कंडक्टर्स। और ये IV कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से होती हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने इस आर्टिकल का सब कुछ कवर कर लिया है। यस, सेमीकंडक्टर्स में उन्होंने कहा है कि डायोड्स होते हैं, डायोड्स का इस वक्त जिक्र ज़रूरी नहीं है, मैंने सेमीकंडक्टर्स कह दिया है। दिस इज़ अ कैटेगरी विच इज़ नाइदर कंडक्टर नॉर इंसुलेटर, ये कोई बीच की कैटेगरी है, इसीलिए सेमी यानी हाफ कंडक्टर्स कहा जा रहा है। इनके बारे में दे आर वेरी इंटरेस्टिंग सब्सटेंसेस, इनके बारे में आप चैप्टर 19 में या 18 में पढ़ेंगे, मेरे ख्याल में 18 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यू सी के ये सारा कुछ आज की इस वीडियो का कहना चाहिए कि समरी है। हमने ओम्स लॉ पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़ी, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा, फिर उसकी हमने यूनिट पढ़ी, उसके बाद फिर हमने सब्सटेंसेस को क्लासिफाई किया, और हमने उनके ग्राफ्स के, उनके IV कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता किया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, तो वो देखना ना भूलिएगा, बल्कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और ताकि ऑटोमेटिकली आप तक जो है वो आप वीडियोस से अपडेटेड रहें, जो नए आर्टिकल्स आ रहे हैं उनसे अपडेटेड रहें, और आपको इनका फ़ायदा हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।